दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्याय 6 न्यायपालिका। इस अध्याय में आप किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों से रूबरू होंगे उसके बारे में आइए जान लेते हैं। दोस्तों आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है और न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप जानते हैं सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखा जाए तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, वास्तव में दुनिया के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है और 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी निभाती है। इस अध्याय को पढ़कर आप जिन बातों के बारे में जानेंगे वो हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका क्या है और भारतीय संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका और भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध क्या हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है इस अध्याय का कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह और सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ का अर्थ ये है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष और अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर वो एक समान रूप से लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका ये है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। यदि किसी समाज में कानून का शासन नहीं है, कानून की रक्षा नहीं हो पाती है, तो ऐसे समाज में न्याय पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और किसी भी यानी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका से वो उसके दबाव में न कार्य करे। स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या है, ये स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सीधे सीधे शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि सरकार के अन्य 2 अंग यानी विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। दूसरी बात यह कि सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें और तीसरी बात यह कि न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है और न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जिम्मेदार है। यहाँ पर देखिए ये कहा गया है कि यह अदालत है, कृपया मुट्ठी बांधकर बहस न करें। इसमें ये कहा गया है कि एक प्रसिद्ध वकील होने के नाते आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका बर्ताव जो है वो भारतीय दंड विधान की धारा 9ख के साथ पढ़ने पर इस तथ्य के बावजूद ये अदालत है और कृपया मुट्ठी बांधकर बहस न करें। दोस्तों न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, तो इस बारे में आइए जानते हैं। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है और न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे ये सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में कोई भी दलीय राजनीति यानी दलगत राजनीति की भूमिका न रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए और उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए एक बात और किया गया है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं और केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं और संविधान में न्यायाधीश को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा और इसीलिए न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया कठिन बनाई गई है। दोस्तों देखिए, न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी और न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो उसको न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है और माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीश को सुरक्षा मिलेगी और कोई उसकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो और इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप में निर्णय करती है। और न्यायपालिका के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो और स्वतंत्र भर नहीं बल्कि निष्पक्ष भी हो। अब आइए देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है और ये राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुख्य न्यायपालिका के बारे में उसकी राय क्या है, नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसके विचार क्या हैं और इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। देखिए, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति को प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में बरसों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा गया है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 1975 में न्यायमूर्ति HR खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है, फिर भी न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करता है। और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया और इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समूह का ज़्यादा प्रभाव है और इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये बच्ची सोचती है कि मेरा ख्याल है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद की बात को ज़्यादा तरजीह दी जानी चाहिए, या फिर यह मान लें कि न्यायपालिका अपनी नियुक्ति आप ही करने वाला निकाय है। न्यायाधीशों को पद से हटाना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना बहुत कठिन है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की इस दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है और न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। ये विशेष बहुमत क्या होता है, इसे हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा है। दोस्तों विशेष बहुमत न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में अपनाया जाता है क्योंकि ये प्रक्रिया अधिक कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। ये भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है और इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर भी बना रहे।
अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। हालांकि इस मामले में 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। ये मुद्दा कौन सा है दोस्तों? 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय समिति ने न्यायमूर्ति बी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने या संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन और बाद में जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध न हो सका और महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी जो 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया। अब आइए देखते हैं दोस्तों न्यायपालिका की संरचना। देखिए, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के अनेक संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं। यहाँ पर आप देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है ये शीर्ष पर है और इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है और किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। ये किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। इसके नीचे यानी सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं। ये निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है और अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। दोस्तों, हाई कोर्ट के नीचे जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है और निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ये फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती हैं। तो ये भारत में न्यायपालिका की संरचना थी। आइए अब देखते हैं दोस्तों, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, इसका क्षेत्राधिकार या ज्यूरिडिक्शन क्या है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व तो संविधान में दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय की खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं उसमें मौलिक, अपीली और सलाहकारी क्षेत्राधिकार हैं। मौलिक क्षेत्राधिकार में संघ और राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच आपसी विवादों का निपटारा होता है। अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है उसमें दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामलों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई। और तीसरा सलाहकारी में जनहित के मामलों और कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। इसके अलावा दोस्तों रिट व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रिट हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। विशेषाधिकार तो दोस्तों, भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले में या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेक पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के मौलिक क्षेत्राधिकार के बारे में। दोस्तों, मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मसलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में कोई कानूनी विवाद उठ जाए तो इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है।
इस क्षेत्राधिकार को मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उठाया जाता है और वही इसको हल कर सकता है। इसकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। और ये अपने इस अधिकार का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों का सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश, जिसको कि रिट कहा जाता है, उसके रूप में दे सकता है और सर्वोच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है उसके पास ऑप्शन, ये विकल्प होता है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश देती है। दोस्तों, आइए जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। तो अपीली का जो है सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को ये प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मसला है या नहीं। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सज़ा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है और यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। और दोस्तों, अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय को बदल सकता है और इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। उच्च न्यायालयों को भी अपने नीचे के अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सलाह या परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, तो ये मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की शक्ति की उपयोगिता क्या है? तो इसकी पहली उपयोगिता है कि इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। इसे बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। दोस्तों, अनुच्छेद 137 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 है, उस कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन या रिव्यू करने की शक्ति है। अनुच्छेद 144 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो अनुच्छेदों के बारे में 137 और 144 के बारे में जाना है, ये न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में भी वो स्वयं ही देखता है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले बदलने की इजाज़त क्यों दी गई? तो इसका मतलब यही है कि कोई भी संस्था पूरी रूप से साफ सुथरी नहीं होती है और न हमेशा सही होती है। कभी कभी कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं जिनमें सुधार की संभावना होती है, इसलिए जुडिशियल रिव्यू की पावर सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता। दोस्तों, आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है। आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसको सामाजिक व्यवहार याचिका, सोशल एक्शन लिटिगेशन कहा जाता है। आखिर जनहित याचिका क्या है, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई?
कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब ये है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए न्याय अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। चूँकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, इसे और ऐसे ही अन्य मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया और इससे ऐसे मुकदमे की बाढ़ सी आ गई जिसमें जनसेवा की भावना रखने वाले नागरिकों और समाजसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन है। दोस्तों, किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उस पर विचार करना शुरू कर दिया और इस तरह न्यायपालिका की ये नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता का अर्थ यही है कि न्यायपालिका के कार्यों और सक्रियता में वृद्धि हो जाना। कुछ प्रारंभिक जनहित याचिकाएं तो देखिए 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। बिहार की जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा गया था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उनमें सजा हो जाती तो वे उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई और इस मुकदमे को हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। 1980 में तिहाड़ जेल के एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्ण अय्यर को एक पत्र भेजा। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था। न्यायाधीश ने उसे एक याचिका मान लिया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी, लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जनहित याचिकाओं का दायरा बड़ा व्यापक होता है दोस्तों। ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक हित के लिए दायर किए जाते हैं। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया है। शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों के इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जनसेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाज़त दी और उसके लिए दोस्तों उसने उन याचिकाओं को स्वीकार किया और उस पर सुनवाई की और निर्णय दिया। दोस्तों, ये बात ज़रूर याद रखें कि गरीबों की समस्याएं ऐसे लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से अलग हैं जिन पर अब तक अदालत का ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है और यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये न्यायमूर्ति PN भगवती ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत सरकार मामले 1984 में निर्णय दिया था। दोस्तों, न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है और इससे विभिन्न समूहों को अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया। कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली ने ज़्यादा लोगों को मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश किया। इससे लोगों को सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सके। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू है। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। दोस्तों, नकारात्मक पहलू ये है कि इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है और दोस्तों न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया है जिन्हें कि कार्यपालिका को करना चाहिए था।
उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना जो है एक दूसरे की संतुलन रखना मुश्किल है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों को, क्षेत्राधिकार को सम्मान करे और न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नागरिकों का एक समूह ऐसा है जो आप अगर जो न्यायाधीश के रूप में काम करें तो आपके माध्यम से एक प्रार्थना करता है कि वह शहर की नगर पालिकाओं के अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ियाँ हटाने, शहर को सुंदर बनाने का काम करने का आदेश दे ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वालों को आकर्षित किया जाए। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके जीवन के अधिकार का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ सुथरे शहर के अधिकार से ज़्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। तो अगर आप एक न्यायाधीश हैं तो इस पर आप अपना निर्णय लिखें। तो आप कैसे लिखेंगे इसे हमें बताइएगा। अब आइए अगला मुद्दा देखते हैं, न्यायपालिका और अधिकार। तो हम पहले देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। पहला, यह अनेक रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है, अनुच्छेद 32 के अनुसार, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके अलावा उच्च न्यायालयों को भी ऐसी रिट जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 226 के द्वारा। दूसरा ये कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है, अनुच्छेद 13 के अनुसार। ये दोनों प्रावधान एक ओर सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षक और दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं, और उपर्युक्त प्रावधानों में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतया न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जिसको कि न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच कर सकता है, और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है, और इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर भी यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन किया और ये देखा कि संघीय संबंधों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान के निहित शक्तियों के बंटवारे योजना के विरुद्ध होने से रोक सकता है। एक उदाहरण है कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि कानून का विषय तो राज्य सूची में है, तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और यदि न्यायालय उससे सहमत हो तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू हो सकती है। यहाँ पर देखिए, बच्चा सोच रहा है कि मेरा ख्याल है कि मैं न्यायाधीश ही बनूं तो अच्छा है, फिर मुझे चुनाव और जन समर्थन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और तब मेरे पास बहुत सी शक्तियाँ होंगी। दोस्तों देखिए, रिट जारी करने की और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय की अत्यंत शक्तिशाली शक्तियाँ हैं, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अन्य देशों में जनहित याचिकाएं धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं? दुनिया के अनेक न्यायालयों, खासकर दक्षिण एशिया और अफ्रीका में भारत की भांति न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकार की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अब नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह संवैधानिक न्यायालय के सामने व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन का मामला उठा सके।
दोस्तों देखिए, अधिकार से संबंधित जो अध्याय हमने पढ़ा था उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया था। ये अधिकार बंधुआ मजदूरों, लोगों की खरीद फरोख्त और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन प्रश्न है कि जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है, वे अदालत का दरवाज़ा कैसे खटखटाएं। जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता से न्यायालयों के लिए यह संभव हो पाया है कि वे ऐसे उल्लंघनों के मामले पर विचार कर सकें। इससे न्यायालय ने अनेक मुद्दों पर विचार किया, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने वाले अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण आदि। और इस प्रवृत्ति ने गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों न्यायपालिका और संसद के बारे में। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई है। राजनीतिक व्यवहार बर्ताव ने संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया है और इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिया, जैसे उसने हवाला मामले, नरसिंह राव मामले और पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा। इनमें से कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम हैं। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने, न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। इस अस्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। हमने संपत्ति के अधिकार और संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख किया है। देखिए दोस्तों, संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी पर रोक लगाते हुए संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर किया गया था। ये आपके लिए प्रश्न है दोस्तों। इसमें भूमि सुधारों को लागू करने के लिए जब संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके, न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद में तब तक संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में कुछ मुद्दे थे। पहला तो ये, निजी संपत्ति का दायरा क्या है, मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति क्या दायरा क्या है, संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है, और क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर का कथन है कि जहाँ न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत पर कोई दो राय नहीं हो सकती, वहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत ये भी याद रखना जरूरी है, स्वतंत्रता के सिद्धांत को उस स्तर तक नहीं ले जाया जाना चाहिए जहाँ वह आस्था का स्थान ले ले, अन्यथा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम भी अपने हाथ में लेने वाली एक अतिवादी संस्था की तरह काम करने लगेगी और न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना या अधिकारों के बारे में चल रहे विवादों का हल करना है। 1967 से 1973 के बीच ये विवाद काफ़ी गहरा गया। भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त नज़रबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिगृहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका में मतभेद हुए। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और कार्यपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत महत्वपूर्ण हुआ। ये केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है।
इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। और न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा है कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, और ये निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। जैसा कि हम जानते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 में हटा दिया गया और इसमें शासन के इन दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई। फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु हैं, जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्रवाई का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर नियंत्रित कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने और अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायालय की शरण ले सकता है? तो सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदस्य द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं और दोनों के बीच विवाद का विषय बने रहते हैं। इस प्रकार संविधान ये व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन अनेक अवसर पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उनके विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। विधायिका इसे संसदीय प्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। दोस्तों, इन मुद्दों से स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना असंवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के अंग को एक दूसरे की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना जरूरी है। आइए दोस्तों, न्यायपालिका अध्याय का निष्कर्ष देख लेते हैं। तो इस अध्याय में आपने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख बढ़ी है। न्यायपालिका से कुछ और अपेक्षाएं हैं। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं और कैसे धनी और दबंगों के असर में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका चिंतित है। इस अध्याय में आपने देखा कि भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है और इस शक्ति ने बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म दिया है। दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। और दोस्तों देखिए, अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान को नई नई व्याख्याएं दी हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। और जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा, लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था 11वीं कक्षा के NCERT भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार का अध्याय 6 जो है न्यायपालिका। दोस्तों, लोकतंत्र में न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय शासन प्रणाली में इसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का अध्याय आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।